जय हिंद दोस्तों। सो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था बाबर का जो चैप्टर था। आज हम स्टार्ट करेंगे हुमायूं और शेरशाह। इसमें भी अराउंड 25 क्वेश्चंस ही हैं और ये अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। अराउंड हाफ एन आवर में भी और 20 मिनट्स का वीडियो होगा। सो हुमायूं वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ मुगल डिनेस्टी एंड शेरशाह वॉज द कंटेम्प्रेरी जिसने इसको डिफीट किया। तो कुछ टाइम तक शेरशाह का रूल रहा। उस टाइम पे मुग़ल रूल नहीं था, बोल सकते हैं एक तरीके से इंडिया में। तो वही कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ हम डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग माई हार्टिएस्ट कंडोलेंसेस टू द स्टूडेंट्स who left this world in the incident which happened in a week, like one of the student got electrocuted in Delhi और उसके 3-4 दिन बाद ही डे बिफोर येस्टरडे द राउज IAS कोचिंग में जो इंसिडेंट हुआ, आई होप एवरी वन ऑफ यू नो दैट। सो एक्चुअली पता नहीं अब उनके जाने के बाद गलतियाँ किस किस को दी जाएंगी। बहुत लोगों की मिली जुली गलतियाँ, किसी एक की नहीं है। दिस इज़ अ ग्रीव लाइक एक्ट ऑफ इग्नोरेंस जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा और वो कितने दर्द में गया होगा उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो फिर भी आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रहिए। और अगर आप लोग दिल्ली में हैं या जहाँ भी हैं, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, अगर आप लोग इस तरह की किसी इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं जहाँ आपकी क्लासेस हैं, कुछ ऐसे रीजन्स में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो सकता है या पैसेज नहीं है बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। वी डू नॉट नो कि क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता। बट थोड़ा सा आप भी सतर्क रहिए। आप लोग जहाँ जा रहे हैं सेफ़ रहिए, बिकॉज ये कोई डिज़र्व नहीं करता एटलीस्ट, राइट। व्हेन यू कम आउट टू स्टडी एंड तो फिर ये डिज़र्व नहीं करता है। डेथ इज़ इनएविटेबल, एवरी वन ऑफ अस नो दैट, बट डेथ of this kind no one deserves. We cannot even experience, we cannot even think of the pain they might have gone through. And I hope सब बाकी जो हैं, जो हुआ वो अब हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये ना हो इसके लिए प्रॉपर एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है और लेने चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत मीनिंगफुल है। ये लोग they came here for preparation, you know, they came here for becoming servant of the society, और उन्हीं के साथ जब ऐसा हो रहा है तो this is not acceptable from the fraternity of students as well, from the fraternity of all of the you know the people like them who surrounds them and any one of us, ठीक है। सो जहाँ भी हैं आप लोग सेफ़ रहिए। अगर आप दिल्ली में हैं और अगर आप किसी इस तरीके की लाइब्रेरीज़, इंस्टीट्यूट्स, क्लासेस में जा रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली एडवाइज़ यू कि अगर आप लाइब्रेरीज़ में हैं, आप घर पे रह के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में बारिश में कितना गंदा सीन होता है हमको पता है, दिल्ली में गर्मी में कितना गंदा सीन होता है हमको पता है। यहाँ सबसे पहले आग लगती है। आपने अभी रिसेंट भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे, पिछले 1 साल में इंस्टीट्यूट्स में भी आग लगी है बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट्स एंड एवरीथिंग। एंड अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले एसीज़ के फटने की इतनी न्यूज़ आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट यू नो दीज प्लेसेस लाइक दिल्ली और एनीथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, वहाँ अब जान की कीमत कुछ नहीं रह गई है। ऑल्दो हम लोग रहते हैं, हमारी भी मजबूरियाँ हैं रहना, हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली जैसे भी हम लोग आ रहे हैं, हमको बाहर छोड़ रहे हैं, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। बट जितना रह सकते हैं आप अपने लेवल पे उतना सतर्क रहिए। अगर किसी ऐसी जगह पे हैं तो प्लीज़, जब तक इस तरीके का माहौल है, बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न है। देखिए बारिश भी ऐसी नहीं हुई थी दिल्ली में कि कोई बादल फट गया और अचानक से, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे। एंड दिस इज़ अ प्लेस ऑफ अ बिलोंगिंग, वी गो एवरी टाइम देयर ओनली, हम लोग वहीं जाते हैं। मैं पर्सनली जब बता रही हूँ तो मैं दिल्ली में ही हूँ एंड आई गो देयर रेगुलरली। वही दिस इज़ द प्लेस ऑफ माई वर्क एज वेल। सो इतनी बारिश नहीं थी कि कुछ
सीपेज ना, वो सॉरी, पानी ना, लेकिन पानी को निकलने की जगह नहीं छोड़ी गई है इस शहर में अब। इस शहर में आधे घंटे बारिश होती है, पूरा शहर डूबने लगता है। आप देख रहे हो कि ऊपर गर्दन तक पानी है लोगों के उस रोड पर जहाँ पे ये इशू हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह, ऑल्दो कुछ चीज़ें सील की गई हैं, अब आई डोंट नॉट नो, एंड इफ़ यू फ्रेंकली आस्क मी, ट्रस्ट भी नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, कुछ अलग तरीके से हुई होंगी बट कुछ बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लिए गए। तो मुझे नहीं पता कि कब तक ये चीज़ें होंगी, कब तक इंस्टीट्यूट शट डाउन रहेंगे, बंद रहेंगे या कुछ और होगा। बट आप लोग जहाँ भी हैं, आप लोग सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ ऐसा है, आपको लग रहा है कि ऐसी कंडीशन हो सकती है, आप दिल्ली में हैं या कहीं भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ ये कंडीशंस हो सकती हैं, बारिश का सीज़न है या कुछ है, प्लीज़ अपने घर पे बैठ के पढ़िए। अगर घर सुरक्षित है तो, घर भी आपको, रूम भी सुरक्षित नहीं लग रहा है तो जान इम्पॉर्टेंट है, अपने घर चले जाइए। जो भी लग रहा है, हमें नहीं पता कब आएगी चीज़, कैसे आनी है, you know, we cannot avoid it, but at least I believe that this kind of death is not a deserving thing, right? So anyways, please be safe and take care always. और कुछ भी लगे तो सबसे पहले escape कीजिए, अब खुद को भी और दूसरों को भी, अपने साथ जो है उनको भी बचाने की कोशिश कीजिए। So because we are living in a human world, ठीक है? So this was very tragic and very disturbing for me personally, I think as well for everyone, and because when we are near to the places जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा ज़्यादा disturbing हो जाता है. So I hope you understand and you will take all the precautions. So please take care. So let's start with the first question here. From the following names, identify the one who was not the brother of Humayun. तो इसमें से हुमायूं का भाई कौन नहीं था, मतलब बाबर का बेटा कौन नहीं था? तो एक तो हुमायूं हो गया, दूसरा बाबर का बेटा था कामरान, अस्करी और हिंडल. उस्मान वॉज नॉट द सन ऑफ बाबर. हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, बॉर्न इन काबुल इन 1508. एंड इनकी माँ का नाम था महाम बेगम. शी वॉज रिलेटेड टू शिया कम्युनिटी. उस्मान इनके भाई नहीं थे. विच ऑफ द फॉलोइंग टू रूलर्स फॉट द बैटल नियर कन्नौज ऑफ 17 मई 1540. तो बैटल ऑफ कन्नौज किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच में 17 मई 1540 को. इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था एंड एंशिएंट टाउन में थी, बिलग्राम में, जो कि अभी की अगर हम बात करें बिलग्राम कौन सी जगह है, तो फ़िलहाल प्रेजेंटली ये म्यूनिसिपल बोर्ड है हरदोई में. तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी वाली जो जगह है वहाँ पे ये बैटल हुई थी. दैट वाज नोन एज बिलग्राम, और इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं. ठीक है, तो बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में हुआ. किसके बीच में हुआ? शेरशाह और हुमायूं के बीच में. नेक्स्ट, अरेंज प्रॉपर्ली एज पर डेट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट बाय हुमायूं. द नेम्स ऑफ बैटल फील्ड्स आर गिवन बिलो. तो हुमायूं के द्वारा लड़ी हुई बैटल फील्ड्स का उनकी क्रोनोलॉजी बतानी है एज पर डेट्स. तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो है इसका देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद. हुमायूं ने अफगान रिबल्स को हराया था in the battle of Devra at the banks of Gomti river in 1531. Then शेर शाह ने हुमायूं को हराया था in the battle of Chausa on 26 June 1539, in which a water fetcher named Nizam saved his life. तो उस टाइम पे बैटल ऑफ चौसा जब हुआ था तो एक वाटर फेचर था जो पानी खींचने का काम करता था वहाँ से, वो निज़ाम जो था, उसका नाम निज़ाम था, उसने हुमायूं की जान बचाई थी इन द बैटल ऑफ चौसा. ठीक है, तो इस तरीके से वो बैटल ऑफ चौसा में वो बच पाया. उसके बाद 1540 में, नेक्स्ट ईयर मई में, फिर से एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बिलग्राम, एंड उसमें फिर से हुमायूं हार जाता है. तो ये जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था, दिस विक्ट्री अगेंस्ट हुमायूं इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ शेरशाह, एंड ही रेड खुतबा बाय हिज नेम ऑक्यूपाइंग द टाइटल ऑफ शेरशाह. तो उसने खुद ही खुतबा पढ़वाया और अपना नाम शेरशाह रखा एंड एनग्रेव दिस ऑन द कॉइन्स, और उसको अपने जो सिक्के उसने चलवाए थे उस पर भी उसने अपना नाम शेरशाह रखवाया. फिर 17 मई 1540 को हुमायूं फिर से डिफीट मिलती है उसको शेरशाह से इन द बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, एंड हुमायूं फिर भटकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस वॉर के बाद वो भटकता रहता है. एंड अगेन हुमायूं ऑक्यूपाइड दिल्ली अगेन इन द बैटल ऑफ सरहिंद. फिर बैटल ऑफ सरहिंद होता है 1555 में, और फिर हुमायूं दोबारा से अपने गद्दी लेता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही अनफॉर्चुनेटली 1556 में उनकी डेथ हो जाती है.
ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखिए अभी हमने देखा कि सबसे पहले आएगा आपका बैटल ऑफ दौरा और बैटल ऑफ देवरा, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं. बैटल ऑफ देवरा के बाद जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी बैटल ऑफ चौसा. ठीक है, तो बैटल ऑफ देवरा हो गई, फिर हो गया बैटल ऑफ चौसा जो कि शेरशाह और हुमायूं के बीच में. फिर तीसरी बैटल होती है बैटल ऑफ कन्नौज जो अगेन शेरशाह और हुमायूं के बीच में होती है. और चौथी बैटल जो होती है वो होगी बैटल ऑफ सामूगढ़. ठीक है, तो ये लड़ी गई थी दारा शिकोह. सामूगढ़ बाद में लड़ी गई थी, मतलब इट वॉज अ बैटल ऑफ लेटर पीरियड. दारा शिकोह और उनके भाइयों के बीच में लड़ी गई थी. भाई मतलब कि औरंगज़ेब और मुराद के बीच में. ठीक है, तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 देन 4 2 and 3. ठीक, बी. So correct chronological order of the above mentioned event is Battle of Dora, Battle of Chausa, Battle of Kannauj and Battle of Samugad. हुमायूं ने महमूद लोदी को डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ दौराहा और देवरा. शेरशाह ने डिफीट किया हुमायूं को कन्नौज में. फिर बैटल ऑफ सामूगढ़ जो हुई थी वो दारा शिकोह और उनके भाई के बीच में हुई थी, औरंगज़ेब और मुराद बख्श के बीच में. और बैटल ऑफ चौसा जो है वो शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ी जाती है. From where did Farid, who later on became शेर शाह सूरी, got his education? तो शेर शाह सूरी का असली नाम जो था वो था फरीद. तो ये बोल रहे हैं कि उसको एजुकेशन उसने कहाँ से प्राप्त की थी, तो वो उसने प्राप्त की थी जौनपुर से. फरीद खान, who later became शेर शाह सूरी, got his education from जौनपुर. He left his home in 1494 and came to जौनपुर for studies, which was famous as सिराज of East. तो वो अपना घर छोड़ा उसने 1494 में और फिर वो आता है जौनपुर स्टडीज़ के लिए. ठीक है, और 1494 की आप बात देखें तो ये है अराउंड जब बाबर को गद्दी मिली थी. बाबर वॉज बॉर्न इन 1483 एंड ही वॉज ऑन थ्रोन इन 1494. तो ये उस टाइम की बात है जब ये अपना घर छोड़ के 1494 में जौनपुर आता है स्टडीज़ के लिए, जो कि जो उस टाइम पे सिराज ऑफ द ईस्ट बोला जाता था. आपको याद है शर्की डायनेस्टी है ना. तुगलक के टाइम पे उन्होंने मलिक सरवर को बोला था कि वहाँ पे जाके अपना गवर्नर के तौर पे रूल करो, एंड मलिक सरवर ने अपनी बेटे के साथ मिलके एक नई डायनेस्टी ही स्टार्ट कर दी थी. तो वहाँ पे आके इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल एरा रूलर्स मैंशनड बिलो वाज हाईली एजुकेटेड? तो इनमें से शेरशाह जो है वो बलबन इब्राहिम लोदी, देन अलाउद्दीन, इन सब में शेरशाह जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था. ही कंप्लीटेड हिज फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर जो कि सेंटर ऑफ एजुकेशन भी था उस टाइम पे. Which of the following rulers at first assumed the title of हज़रत आला and afterward सुल्तान? तो इसमें से कौन से रूलर ने सबसे पहले हज़रत आला अपने आप को बोला और फिर सुल्तान बुलवाया? तो ये था शेरशाह सूरी. ठीक, 1534 में शेरशाह ने टाइटल एज्यूम किया हज़रत आला का. उसने बंगाल के रूलर नुसरत शाह को हराया एंड रॉयल टाइटल उसने लिया ऑफ शेरशाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा ऑन जून 26, 1539. और उसने फिर खुतबा पढ़ा अपने नाम पे और कॉइन्स में अपना नाम मिंट करवाया शेरशाह के नाम से. ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कंस्ट्रक्टेड अ रोड फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू पेशावर कॉल्ड सड़क आज़म? तो सड़क आज़म किसने बनवाई थी? सड़क आज़म बनवाई थी शेरशाह ने. इसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, जीटी रोड भी बोलते हैं इसको. It is one of the Asia's oldest and longest major roads, built by शेरशाह सूरी. कहाँ से बनवाई थी? सोनारगांव बंगाल से लेके लाहौर पाकिस्तान तक. ठीक है, तो पूरा ईस्ट वेस्ट जो नापा था इस रोड से इन्होंने. सो सड़क आज़म को ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड्स है और ये बंगाल से लेके पाकिस्तान तक बनाई गई थी. विच इम्प्रूवमेंट्स अमंग दीज डन बाय शेरशाह सूरी? तो इनमें से शेरशाह सूरी के द्वारा क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए? रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स और करेंसी सिस्टम रिफॉर्म्स. तो इनमें से सारे ही रिफॉर्म्स जो हैं वो शेरशाह के द्वारा किए गए थे. ही हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेडिवल इंडिया. ही इज़ कंसीडर्ड द एंटीसीडेंट ऑफ अकबर एज एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पीरियलिस्ट. इसने कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, जैसे कि शेरशाह मानता था दैट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर ये ज़रूरी है कि पीजेंट्स को खुश रखा जाए और सेटिस्फाइड रखा जाए.
तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स निकाले रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। उसका जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था वो रैयतवाड़ी पे बेस्ड था, एंड वो सेटल डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, और ये डायरेक्टली कल्टिवेटर्स के साथ सेटल करते थे। साथ ही साथ इसने अडॉप्ट किया था एन इम्प्रूव्ड एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ मेजरिंग द लैंड एंड असेसिंग इट्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये तो इम्प्रूवमेंट हो गया रेवेन्यू रिफॉर्म्स में। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो शेरशाह जो था ही मैनेज्ड हिज फादर्स मेनर एज मैनेजर एंड ऑब्टेन्ड द एसेंशियल नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ही हैड प्रॉपर नॉलेज ऑफ मिलिट्री कॉम्पोजिशन। तो उस टाइम पे जब इनके पिताजी थे तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा, फिर उनको प्रॉपर नॉलेज उन्होंने गेन की मिलिट्री कॉम्पोजिशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, फाइनेंशियल सिस्टम की मुगल्स के, एंड ही वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। इनका जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था बिफोर विक्ट्री ओवर बंगाल। तो जब ये जीते यहाँ पर आके विद मुगल एम्परर, उससे पहले इनका जो पूरा जो काम था वो सेंट्रलाइज था बंगाल में, और इन्होंने पूरे किंगडम को 47 गवर्नमेंट्स में डिवाइड किया था। एक डिफरेंट सिस्टम इन्होंने बंगाल प्रोविंस के लिए अरेंज किया, एंड ही डिवाइडेड द प्रोविंस इनटू 16 गवर्नमेंट एंड अपॉइंटेड अ मिलिट्री ऑफिसर एज शिकदार। तो अलग फिर उन्होंने एक 47 गवर्नमेंट्स थी उस टाइम पे, तो उन्होंने एक सिस्टम ऑफ डिफरेंट गवर्नेंस उन्होंने बनाया, और जो पूरा प्रोविंस था उनको 16 गवर्नमेंट में बांट दिया। यहाँ 47 जब उन्हें मिला था तो 47 थी, और उन्होंने 16 में बांटा, और मिलिट्री ऑफिशियल इन्होंने एक बनाया जिसको नाम मतलब टाइटल दिया गया शिकदार का। ठीक है, तो शिकदार कौन हुए अगर कभी पूछ दिया जाए तो शिकदार मिलिट्री ऑफिशियल होंगे। नेक्स्ट, to control a military official, to control, then a non-military official Amir Bengal was also appointed for assistance। तो एक non military official भी उन्होंने assistance के लिए बनाया। This arrangement was made for the abolishment of revolt threat। तो ये क्यों किया गया, ये revolts ना हो इस तरीके के। नेक्स्ट, मिलिट्री रिफॉर्म में क्या किया इन्होंने, ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन मिलिट्री सेक्टर फॉर एम्पायर कंसोलिडेशन। ये इंस्पायर्ड थे अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म से। सो ही रिक्रूटेड एंड पेड द सोल्जर्स डायरेक्टली एंड एवरी सोल्जर शुड हैड दिस चेहरा रिकॉर्डेड एंड हिज फेस ब्रांडेड विद एन इम्पीरियल साइन। ओके, तो उसने क्या किया, ही पेड द सोल्जर्स डायरेक्टली पे करना शुरू किया, और हर सोल्जर के पास एक चेहरा होता था, मतलब जो रिकॉर्ड किया गया उसका चेहरा, और उसके हॉर्स को भी ब्रांडिंग की गई, एक इम्पीरियल उस पर स्टैंप लगाया गया जिससे कि फ्रॉड रोके जा सकें। ठीक है, कि भाई अब घोड़े पे स्टैंप लग गया है मतलब कि हाँ ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रॉड्स को रोका जा सके। देन करेंसी सिस्टम रिफॉर्म्स। द रेन ऑफ शेरशाह वॉज एन एरा ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। वी ए स्मिथ बोलते हैं कि इट इज़ द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रिटिश करेंसी। जो ब्रिटिश करेंसी है उसका बेस जो है वो यही है। ही इंट्रोड्यूस्ड प्योर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स इन प्लेस ऑफ बीटन कॉइन्स। तो बीटन कॉइन्स की जगह इसने क्या किया, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को इसने रखना शुरू किया। एंड हिज सिल्वर रुपी कॉइन्स वेटेड अराउंड 178 ग्राम्स। तो एक सिल्वर रुपी का जो कॉइन का जो वेट होता था वो 178 ग्रेन्स होता था। एंड जो कॉपर का जो दाम होता था, सिल्वर वाले को क्या बोलते थे, सिल्वर रुपी कॉइन जो था उसका वेट 178 था, और जो कॉपर था उसको दाम बोलते थे, जो 380 ग्राम का था। सो दस क्रेडिट ऑफ दीज रिफॉर्म्स गोज टू शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन। तो दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के बाद पहला रूलर जिसने गोल्ड कॉइन इशू किए वो कौन आया, वो आया हुमायूं। हुमायूं was the first ruler to issue the gold coin. It is also mentioned that after Humayun, Sher Shah also introduced a gold coin. UKPSC accepted option A as the right answer, जो कि गलत है। ओके, ठीक है। तो उत्तराखंड PSC ने अकबर इसका आंसर माना है, जो कि गलत है। अकबर से पहले हुमायूं ने इंट्रोड्यूस किए थे, और शेर शाह सूरी ने भी उसके बाद इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स। व्हेन हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चुनार फोर्ट को इन्वेड कब किया हुमायूं ने, तो ये किया 1532 में। नेक्स्ट, Humayun invaded Chunar Fort for the first time in 1532. Humayun besieged this fort for 4 months
एंड आफ्टर दैट शेर खान एक्सेप्टेड हिज सुप्रीमेसी। तो उसने इसको बिसीज करके रखा था 4 महीने तक, और उसके बाद फिर शेर खान को इसके सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसी के साथ साथ उन्होंने कलिंजर को भी इन्वेड किया था 1531 में, और रायसीना फोर्ट को भी इन्होंने एनेक्स किया था 1532 में। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंस्ट्रक्टेड मौसोलियम फॉर हिज एम्परर हस्बैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंस्ट्रक्टेड मौसोलियम फॉर हिज एम्परर हस्बैंड। ओके, तो बोल रहे हैं अपने एम्परर हस्बैंड के लिए मौसोलियम किसने बनवाया था? ये बनवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम किसकी वो थी, वाइफ थी? तो ये थी हुमायूं की। सो शी कंस्ट्रक्टेड मौसोलियम फॉर हर हस्बैंड हुमायूं एट दिल्ली इन 1569-70 AD एज टूम ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं टूम जो दिल्ली में है वो उनकी बेगम के द्वारा बनवाया गया है, एंड जिनका नाम था हाजी बेगम। मिरक मिर्ज़ा घियात अ पर्शियन, तो इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे मिरक मिर्ज़ा घियात was the architect. He employed by Haji Begum for this tomb. It is the first dome mausoleum of India. Okay, ये पहला डोम मौसोलियम है इंडिया का, मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स, जो कि वाइट मार्बल से बना है। एंड एक गार्डन भी इसमें, एक गार्डन इज सराउंडेड आउटवर्ड्स ऑफ द टूम। तो ये टूम के चारों तरफ जो है वो गार्डन भी इसमें है। तो अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो आपने विजिट किया ही होगा, तो आप यू माइट हैव सीन द आर्किटेक्चर। तो ये जो गार्डन बताना चाह रहे हैं, बीच में मौसोलियम है और चारों तरफ ये गार्डन्स इसमें बने हुए हैं। ठीक है, so it was constructed by Haji Begum, and she was the wife of Humayun, and the architect was Mirak Mirza Ghyat. ठीक है, next, who introduced coin of silver? Okay, so शेरशाह ने इंट्रोड्यूस किए थे कॉइन। Sher is honored for establishment of the reformed currency system which circulated in the Mughal period and became the basis of British currency. तो जो शेरशाह हैं उनको ही इज़ ऑनर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिफॉर्म करेंसी सिस्टम, मतलब एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम लेके आने का जो श्रेय जाता है वो उनको जाता है, और यही एक तरीके से ब्रिटिश करेंसी का बेसिस भी बना। इन्होंने प्योर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, और जो मिक्स्ड मेटल की जो करेंसी थी जिसका एक फ़िक्स रेट और साइज़ था उसको अबॉलिश किया। इनका जो सिल्वर रुपी का कॉइन था उसका वेट था 178 ग्रेन्स, जिसमें से 173 जो था वो प्योर सिल्वर था। शेरशाह's नेम, टाइटल एंड प्लेस ऑफ मिंट, तो इस सिक्के पे क्या क्या होता था? शेरशाह का नाम, मतलब एज शेरशाह, ठीक है, फरीद नाम था इनका, तो बट उन्होंने अपने आप को शेरशाह नाम दिया था। शेरशाह का नाम है शेरशाह, एंड द प्लेस ऑफ मिंट, कहाँ पर उसको मिंटिंग उसकी की गई है, वो कॉइन्स पे इंस्क्राइब होता था, अरबिक और देवनागरी स्क्रिप्ट दोनों में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस किस में होता था? तो अरबिक और देवनागरी में होता था। सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स निकाले थे। मिक्स्ड मेटल्स के कॉइन्स को इन्होंने अबॉलिश किया था, और जो ब्रिटिश करेंसी का जो एक बेसिस बना है वो शेरशाह की करेंसी से ही बना है, ऐसा माना जाता है, मतलब उनको ये श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर्स रुपया? सिल्वर रुपया का एक्सचेंज रेट क्या था? तो 64:1 का एक्सचेंज रेट था। द करेंसी सिस्टम ऑफ शेरशाह वॉज वेल डेवलप्ड। ही इंट्रोड्यूस्ड प्योर सिल्वर रुपया एंड कॉपर्स दाम। द एक्सचेंज रेट वॉज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ 40 कॉपर पैसा पर रुपी, एंड टाइटल वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स इन अरबिक एंड देवनागरी। 23 मिंट्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे 23 मिंट्स थी, समझ रहे हैं आप? पूरे जितना भी रूल रहा होगा शेरशाह का, उस रूलिंग एरिया में 23 मिनट्स इन्होंने बनवा रखी थी। एंड ही अडॉप्टेड द कस्टम ऑफ हैविंग फेशियल रिकॉर्ड्स ऑफ सोल्जर्स। इसके साथ ही साथ जो रिकॉर्ड जो सोल्जर्स हैं उनका फेशियल रिकॉर्ड भी वो उस टाइम पे रखते थे। अब सोचिए उस टाइम पे तो इतने कैमरास वगैरह नहीं, कोई डेवलपमेंट था, तो क्या वो तरीके अपनाते होंगे और कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उस टाइम पे। ठीक है, कि सोल्जर्स का पूरा रिकॉर्ड रखना उनको। एंड ब्रांडेड द हॉर्सेज विद एन इम्पीरियल साइन, और जो हॉर्स होते थे उनकी भी ब्रांडिंग होती थी, उस पर एक ठप्पा लगाया जाता था, एक इम्पीरियल साइन उनको दिया जाता था। द प्योर सिल्वर रुपया वॉज इशूड बाय, सो इट वॉज इशूड बाय शेरशाह। तो रुपया का जो कॉन्सेप्ट आया है वो सिल्वर का था, और किसने इंट्रोड्यूस किया? शेरशाह ने। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी अकर्ड इन, तो इनकी डेथ कहाँ होती है? इनकी डेथ होती है कलिंजर में।
ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज विजिट शेरशाह जो थे वो 13 मई 1545 को कलिंजर फोर्ट को सीज करने जा रहे थे, जो कि राजपूत्स का था। व्हेन ऑल द टैक्टिक्स टू सबड्यू दिस फोर्ट फेल्ड, तो जब सारी जितनी भी टैक्टिक्स इन्होंने लगा ली इस फोर्ट को काबू में लाने के लिए, जब वो सब फेल हो गई, देन ही ऑर्डर्ड द वॉल्स ऑफ द फोर्ट टू बी ब्लोन अप। ठीक है, तो इन्होंने ऑर्डर दिया कि जो फोर्ट है उसकी जो दीवारों को तोड़ दिया जाएगा गन पाउडर से। बट इसी पीरियड में, इसी गन पाउडर के टाइम पे द वॉल्स ऑफ द फोर्ट वर, ही वॉज सीरियसली वुंडेड एक्चुअली बाय दिस एक्सप्लोजन। ठीक है, सो ये सब उनके साथ हुआ। देन नेक्स्ट इज लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ शेरशाह सूरी वॉज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो लास्ट एक्सपीडिशन उनका कलिंजर में ही हुआ था, कलिंजर में ही उनकी डेथ हो गई थी। द सक्सेसर ऑफ शेरशाह वॉज इस्लाम शाह। शेरशाह का जो सक्सेसर हुआ वो था इस्लाम शाह सूरी, एंड ही वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ सूर डायनेस्टी। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ शेरशाह सूरी। ओके, with which medieval ruler would you associate the statement I would have lost the empire just for a handful of millet? तो ये statement दिया था शेरशाह सूरी ने। He was extremely impressed by the chivalry and courage of Rajputs during the Battle of Marwar, that he expressed his feelings in the above statement. तो he was very much impressed, और ये इन्होंने बोला कि भाई कुछ handful of millets के लिए पूरा इनको empire ही ख़त्म करना, मतलब he would have lost the empire, क्योंकि these Rajputs of Marwar or this region were very brave, and he could not defeat them. So this was the statement given by Shershah. Next, where is the mausoleum of Shershah? तो शेरशाह का mausoleum जो है वो कहाँ पर है? वो है सासाराम में, बिहार में। और हमने देखा था कि वो ऑक्टागोनल शेप में था जब हम लास्ट टूम वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे। ये सॉरी, ये तो 5 ही हुए। सो ऑक्टागोनल शेप में वो बना हुआ था। इनका जो शेरशाह का जो मौसोलियम है जो, तो उसमें 8 वो निकले हैं, है ना। कैसे बनाएंगे? इस तरह से कुछ बना है। तो ये भी एक अलग स्ट्रक्चर था, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्टागोनल शेप में कौन सा है। तो टूम्ब ऑफ शेरशाह इज एन इम्पोजिंग ब्रिक स्ट्रक्चर पार्टली विनियर्ड विद स्टोन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ फाइन स्क्वायर टैंक measuring about 305 meter and rising above a large stone terrace. This tomb is located at Sasaram of Rohtas in Bihar, and ये noblest specimen है अफगान आर्किटेक्चर का इंडिया में। ठीक है, सो ही वॉज एन अफगान, और उसका इट इज़ वन ऑफ द noblest and fine आर्किटेक्चर। शेरशाह वॉज बरीड एट, तो शेरशाह को सासाराम में दफनाया गया था। He was the son of an Afghan Jagirdar from Sasaram, Bihar. He was originally named Farid Khan, but was given the title of Sher. जब उसने एक टाइगर को मारा था तो उसको शेर का टाइटल दिया गया था। Then he died in 1545 at Kalinjar, and he was buried in Sasaram, Bihar. Which one of the following is a monument constructed by Sher Shah? तो इनमें से कौन सा जो monument है जो शेरशाह ने बनवाया था? तो ये है किला-ए कूना। किला-ए कूना कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक, तो इसमें से अटाला मस्जिद एट जौनपुर, देन बाराज़ोना मस्जिद एट गौर कुव्वतुल इस्लाम एट दिल्ली, ये अलग अलग है। बाकी किला-ए कूना जो है वो इसने 1541 में बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इन दिल्ली। नेक्स्ट, द शॉर्ट रेन ऑफ शेरशाह इज़ अ रेवोल्यूशनरी एरा, एंड देखिए 1540 से 45 तक उन्होंने रूल किया है, और इसी बीच में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन भी 1-2 कराने की कोशिश की है। बहुत सारे रिफॉर्म्स वो लेकर आए थे। सो दीज वर द रेवोल्यूशनरी एरा बेसिकली रहा है उनका इंडियन आर्किटेक्चर का भी। तो किला-ए कूना जो है वो इनका एलिगेंट आर्किटेक्चरल क्वालिटीज़ जो हैं वो देखी जाती हैं इसमें, इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, देन बिल्डिंग ऑफ पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली बाय, तो पुराना किला भी शेरशाह ने ही जो था वो बनवाया था। किला-ए कूना मॉस्क एंड शेर मंडल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी शेरशाह ने बनवाए थे। ठीक है, तो किला-ए कूना जो दिल्ली में है, उसके अलावा पुराना किला वो भी शेरशाह के द्वारा बनवाया गया है। और शेरशाह का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1540, बैटल ऑफ कन्नौज
के से लेके 1545 कलिंजर को जब ये जीतने गए थे तो उस टाइम तक इनका रूल रहा। कलिंजर एज ऑल इफ़ यू नो ये यूपी में है। कलिंजर इज़ इन दिस आई थिंक बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है ये, ठीक है। देन हु अमंग्स द फॉलोइंग गॉट पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म? सो वो बनवाया शेरशाह ने। Purana Killa is one of the oldest forts in Delhi. Its current form was built by Sher Shah Suri, the founder of the Sur Empire. Sher Shah raised the citadel of Purana Killa with an extensive area sprawling around it. Which medieval ruler introduced the system of patta and kabuliyat to help the peasants? So, पट्टा और कबूलियत जो है वो जो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह and it was to help the peasants. Peasants were given patta by the central authority in which the share of the government was clearly mentioned. The peasants accepted it through कबूलियत, ठीक है। तो peasant जो उनको पट्टा दिया जाता था, पट्टा क्या होता था जिसमें कि गवर्नमेंट का शेयर जो था वो क्लियरली मेंशन था कि इतना आप यहाँ पे उगाओगे तो इसका गवर्नमेंट का शेयर सो एंड सो परसेंटेज होगा, और पीजेंट्स उसको कबूलियत के साथ एक्सेप्ट करते थे। तो पट्टा मतलब पट्टा दिया और उसको कबूल किया, दैट इज़ कबूलियत, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट शेरशाह एंड हुमायूं। हुमायूं के क्वेश्चंस कम ही थे बिकॉज उतना रूल वो कर नहीं पाए। सो ही वॉज एन अनफॉर्चुनेट रूलर कि पहले वो रूल करने चले, उसके कुछ दिनों बाद ही वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह। देन ही वॉन्डर्ड अराउंड फॉर 15 ईयर्स एंड फाइनली 1555 में फिर से वो थ्रोन उनको मिलता है, बट उनका जो फॉर्च्यून था या मिस फॉर्च्यून था वो उनके साथ रहा, एंड नेक्स्ट ईयर ओनली ही डाइड। सो ही कुड नॉट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्दो, बट देयर वर सम डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग हुमायूं ऑल्सो, जो हम बाद में जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा तब देखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द रूलर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हुमायूं एंड शेरशाह। नाउ द नेक्स्ट विल बी द अकबर। दिस माइट बी अ बिग चैप्टर, लेट्स सी इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। Okay, there are a huge number of questions here in Akbar period. 78 questions are here from the Akbar's period, and Akbar's rule was also developmental or reformal period, तो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे भी, और उसके बाद फिर आ जाएंगे जहांगीर, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो हम शुरू करेंगे फ्रॉम द रेन ऑफ अकबर, फाइन। सो तब तक आप रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।